नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति और बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्षी दलों का राष्ट्रपति भवन तक मार्च। राष्ट्रपति को देंगे ज्ञापन। एनसीपी ने दिया सशर्त समर्थन का प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी में मतभेद मिटाने की कोशिशें तेज। वरिष्ठ नेताओं की योगेंद्र यादव के घर बैठक। प्रशांत भूषण की आज हो सकती है केजरीवाल से मुलाकात। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में गौ हत्या बना अपराध। 3 से 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। और नादिया में नन से दुष्कर्म को लेकर जनता में आक्रोश। पीड़ित से मिलने गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रोका रास्ता। और इजरायल में चुनाव आज। सर्वेक्षणों में पिछड़ने के बावजूद नेतन्याहू का फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार। जियोनिस्ट यूनियन बातचीत के जरिए समाधान के पक्ष में। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में 10 विपक्षी पार्टियां आज संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगी। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि वो बिल पर विपक्षी दलों से दोबारा बातचीत के लिए तैयार है। इस बीच एनसीपी ने कहा है कि उसकी तरफ से उठाए गए 3 बिंदुओं को अगर सरकार शामिल करती है तो वो बिल का राज्यसभा में समर्थन कर सकती है। संसद में भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में दिखी विपक्षी दलों की एकजुटता आज सड़क पर भी दिखेगी, जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में 10 दलों के नेता संसद से राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करेंगे। इतना ही नहीं, बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन भी सौंपेंगी। कांग्रेस समेत जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के बड़े नेता भी इसमें शिरकत करेंगे। मार्च का समन्वय जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव कर रहे हैं, तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ज्ञापन को अंतिम रूप देने में कांग्रेस की तरफ से समन्वय कर रहे हैं। सड़क पर तो अभी आप देख रहे थे, जब संसद में आएगा तो हम इसका डट के विरोध करेंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने बिल पर व्यापक सहमति बनाने के मद्देनजर विरोधी पार्टियों से दोबारा बातचीत करने की बात कही है। उधर एनसीपी ने कहा है कि वो बिल पर राज्यसभा में सरकार को समर्थन दे सकती है, बशर्ते कि बिल में किसानों के हितों के साथ इसके सामाजिक प्रभावों के आकलन जैसी उनकी मांगों को शामिल किया जाए। पहला तो कंसेंट का क्लॉज ही हटा दिया गया, तो उसे शामिल किया जाना चाहिए। इस पब्लिक पर्पस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया जाना चाहिए। सोशल इम्पैक्ट का ख्याल करना जरूरी है। गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियों के अलावा एनडीए के कुछ घटक दल भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दल एक स्वर में बिल को किसान विरोधी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ कांग्रेस ने कल दिल्ली में प्रदर्शन किया। संसद की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और पानी की बौछार की। इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन किया। मौका था 13 मार्च को ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसौल गांव से शुरू हुई पदयात्रा के दिल्ली पहुंचने का। जंतर मंतर पर हुए धरने में गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, जयराम रमेश और अंबिका सोनी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और पानी की बौछार। कांग्रेस एनडीए सरकार की ओर से लाए गए भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को किसान विरोधी करार दे रही है। सड़क पर तो अभी आप देख रहे थे, जब संसद में आएगा तो हम इसका डट के विरोध करेंगे। पहले कानून में प्रावधान था कि 5 साल के लिए अगर उसका इस्तेमाल न तो उनको वापस करनी है, वो प्रावधान उन्होंने निकाल दिया। तो ये तो ऑटोक्रेसी है, ये किसानों के हित में नहीं है। कांग्रेस के आक्रामक आंदोलन के बावजूद केंद्र सरकार इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। सत्ता से बाहर होंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी रविवार को पटना में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आरजेडी ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी और जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 10 मार्च को लोकसभा से पास हो चुका है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है, लेकिन उच्च सदन में अल्पमत में होने के चलते कांग्रेस समेत दूसरे दलों का विरोध सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जासूसी से इनकार किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद के दोनों सदनों में कहा कि बड़े नेताओं की हुलिये की जानकारी जमा करने का काम यूपीए के जमाने से चल रहा है। सरकार के इस जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।
हमने ये पहली दफा सोमवार को संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के बारे में दिल्ली पुलिस की पूछताछ का मसला बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया। जासूसी के आरोपों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस 1987 से 526 राजनीतिक हस्तियों की प्रोफाइलिंग कर चुकी है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक के नाम हैं। 1957 से लेकर प्रोटेक्टेड पर्संस की दिल्ली पुलिस प्रोफाइलिंग करती रही है। 1987 में कोई हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी। एक परफॉर्मा बना, और स्नूपिंग वो होती है जो चुपचाप किसी पे नजर रखी जाए। किसी के घर जाकर उस व्यक्ति से या उसके सेक्रेटरी से कहा जाए ये फॉर्म की डिटेल्स दो, वो स्नूपिंग नहीं होती। इससे पहले उपसभापति पीजे कुरियन ने नियम 267 के तहत चर्चा की कांग्रेस की मांग खारिज कर दी। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस उपाध्यक्ष की निजता में खलल डाल रही है। जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। हमने ये पहली दफा नहीं, आज तो राहुल गांधी जी का इशू आया था इसी हाउस में। पिछले साल भी आया था कि इवन मंत्रियों के टेलीफोन टेप होते हैं, इस तरह के लोगों के टेप होते हैं। इस तरह के माहौल में कैसे रहें सर? मेरा भी प्रिविलेज आपके यहाँ केजी बेसन को लेकर के पड़ा हुआ है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर फुल प्लेज बहस कराई जाए। कॉर्पोरेट का एस्पाइनेज और पॉलिटिकल एस्पाइनेज फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। ये मेरा सत्य है कि 1 लाख फोन इस देश में रोज टेप किए जाते हैं, और बिना किसी परमिशन के। श्रीमान नियम ये है कि जब तक गृह सचिव परमिशन नहीं देगा आप फोन टेप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ फोन टेप के लिए जिसका चाहे उसका फोन टेप हो जाए। वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। उधर लोकसभा में भी वित्त मंत्री ने इसे दिल्ली पुलिस की सामान्य प्रक्रिया बताया। इससे पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश हो रही है। विरोधियों को दबाना चाहते हैं, विरोधियों को डराना चाहते हैं। मेरा सिर्फ हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष का नहीं है, सारे अपोजिशन पार्टी के नेताओं के और सारे जो भी उनके विरोधी हैं उनके बारे में ऐसा चल रहा है। उधर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बसी ने दोहराया कि नेताओं की प्रोफाइलिंग पुरानी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि ये काम नेताओं की सुरक्षा से जुड़ा है। ये मामला शनिवार से सुर्खियों में आया है। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पिछले दिनों राहुल गांधी के तुगलक लेन घर पर जाकर उनके बारे में जानकारी ली थी। प्रणव गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राहुल गांधी की जासूसी को लेकर चल रहे विवाद में दिल्ली पुलिस का वो प्रोफार्मा विवाद में आ गया है जिसे भरकर पुलिस अपने रिकॉर्ड में रखती है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इस प्रोफार्मा में। उनकी आंखों का रंग कैसा है, उनके जूते का साइज क्या है और वे शादीशुदा हैं या नहीं। ऐसे ही कई सवाल उन 2 पुलिसकर्मियों ने पूछे जो राहुल गांधी के घर गए और जिसके बाद ये विवाद खड़ा हो गया। आजादी के बाद से ही लगातार इस तरह के रिकॉर्ड को रखने की परंपरा रही है। हालांकि समय समय पर इस प्रोफार्मा को बदला भी गया। पुलिस ने दिल्ली में रह रहे सभी 526 अति विशिष्ट लोगों के रिकॉर्ड को रखने के लिए इसी प्रोफार्मा का उपयोग किया है। इनमें जूते का नंबर, उनकी आदतें, उनके करीबियों के बारे में जानकारी जुटाई गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तो राष्ट्रपति बनने से पहले 4 बार प्रोफाइलिंग हुई। पुलिस रिकॉर्ड में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बारे में लिखा है कि उनकी दाढ़ी मूछें हैं और वे कुर्ता पजामा पहनते हैं। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा है कि वे धोती कुर्ते के साथ जवाहर जैकेट और चप्पल पहनते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रोफाइलिंग में लिखा गया है कि वे पढ़ते समय चश्मा पहनती हैं और अंग्रेजी, हिंदी के अलावा इटालियन भाषा जानती हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की प्रोफाइलिंग में उनकी बिंदी और साधारण हेयर स्टाइल का जिक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी में जारी घमासान थमता नजर आ रहा है। कल रात योगेंद्र यादव के घर पर आप के सभी नेता मिले और उनके बीच बातचीत की शुरुआत हुई। हालांकि अपना इलाज करवाकर कल ही दिल्ली लौटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। माना जा रहा है कि आज केजरीवाल प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से अलग अलग मिल सकते हैं। योगेंद्र यादव के घर के बाहर जमा आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुस्कुराहट बता रही है
कि अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौट रहा है। इस बैठक में संजय सिंह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नहीं थे। बैठक में बातचीत क्या हुई, इस मुद्दे पर बोलने से हर कोई बचता रहा। आज जो पिछले दिनों जो कुछ भी घटित हो रहा था पार्टी के अंदर, उस पर एक बातचीत की शुरुआत हुई है। हम सारे लोग पिछले दिनों से जो घटनाएं घटित हो रही थी उससे चिंतित थे और एक बातचीत की शुरुआत हुई है। किसी निष्कर्ष और समाधान पे पहुंचेंगे तो आपको बता देंगे पूरी बात। कई साथी आज मिलने घर पे आए, बातचीत की शुरुआत हुई, अच्छी बात हुई और बात जारी रहेगी। जब और अगर बातचीत में कोई निष्कर्ष निकलता है तो जाहिर आप सबके सामने रखेंगे। हालांकि वहां मौजूद नेताओं के हाव भाव बता रहे थे कि केजरीवाल की ओर से हरी झंडी मिल गई है। आपकी बहुत अच्छी है, सुबह बहुत अच्छा है। दूसरी ओर प्रशांत भूषण ने आज केजरीवाल से मिलने का समय मांगा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दोनों नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अपनी वापसी के बाद से केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस बातचीत के बीच पार्टी ने सोमवार को पूर्व विधायक राजेश गर्ग को पार्टी से सस्पेंड कर कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया है। गर्ग ने पिछले दिनों 2 स्टिंग जारी कर विवाद खड़ा कर दिया था। 10 दिन पहले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण राजनीतिक मामलों की कमेटी से निकाल दिया गया था। तभी से कुछ मध्यस्थों की कोशिशों से बातचीत जारी थी। पार्टी की 28 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसमें आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की सही तस्वीर सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब बात मौसम की मार की। बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से देश के कई राज्यों में रबी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खरीफ फसल तबाह होने से किसान जहां बेहद परेशान हैं, तो वहीं राज्यों ने भी केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मांगी है। सरकार ने 1 महीने के भीतर नई कृषि नीति लागू करने की बात कही है, जिसमें फसलों को नुकसान के मामले में किसानों को उचित मुआवजे की व्यवस्था होगी। बेमौसम बारिश और ओलों से फसलों को हुआ नुकसान बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। देश के कई राज्यों में बीते कई दिनों से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश में फसलों को नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है, जिसमें गेहूं, दालें और तिलहन की फसलें बड़ी मात्रा में तबाह हुई हैं। पंजाब में आलू की आधी फसल खराब हो गई है, तो महाराष्ट्र में प्याज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। फसल पकने का इंतजार कर रहे किसान इस नुकसान से परेशान नजर आ रहे हैं। खेती में हमारा सब बर्बाद हो गया, सब वो हमने प्याज लगाया था, वो हम निकलने को अभी 1 महीना तो बाकी था, वो उसके पहले बर्बाद हो गया सब। इस बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। किसान की तो बिल्कुल पका पकाया सारा सब कुछ था। अब जो भी हमारी जेब में था, किसान की जेब में जो भी हम लोगों की जेब में था, सब कुछ इसमें लगा दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की मदद के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है और लगान और कर्ज वसूली को फिलहाल रोक दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार से सहायता की मांग की है। राजस्थान विधानसभा में भी किसानों की स्थिति के बारे में चिंता जताई गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मोहन जी कल्याण जी भाई कुंडरिया ने रविवार को कहा कि अगले महीने तक नई कृषि नीति को लागू कर दिया जाएगा, जिसमें बारिश और ओलों से नुकसान के मामलों में किसानों को मुआवजा देने का भी प्रावधान होगा। किसानों को हुए नुकसान का मामला संसद में भी उठा है कि जो बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे, उसके संदर्भ में राजस्थान हो, हर प्रदेश से आए थे। हम एग्रेरियन क्राइसिस पे चर्चा ले ही रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको कहूंगी उसके दौरान भी या कल समय मिला तो कल भी आप इसको उठा सकेंगे। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला इस महीने की शुरुआत से ही देखा जा रहा है। किसानों को हुए नुकसान पर 4 मार्च को राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा हुई थी। तब केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया था कि प्रारंभिक आकलन के मुताबिक देश भर में करीब 50 लाख हेक्टेयर पर खड़ी फसल को बारिश और ओलों से नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में अब गौ हत्या करना संगीन अपराध में शामिल हो गया है। गौ हत्या करने वालों के लिए 10 साल की सजा मुकर्रर की गई है। सोमवार को विधानसभा में गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक 2015 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के प्रभावी होने से अब राज्य में गौ मांस की बिक्री करने और खाने पर पूर्ण पाबंदी लग गई है। विधेयक में साफ है कि गौ हत्या करने के आरोपी को सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। आरोपी के सहयोगी को भी 7 साल की सजा दी जा सकती है।
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में नन के साथ हुए दुष्कर्म का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। दुष्कर्म के दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले को रोक दिया। इस बीच ममता बनर्जी ने इस घटना पर हो रही राजनीति की कड़ी निंदा की है। यमुना किनारे रहने वालों की विशाल पदयात्रा दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती सोमवार को यमुना प्रदूषण मुक्ति अभियान के इन यात्रियों को मनाने पहुंची, लेकिन नाकाम रही। उमा भारती ने यमुना पर केंद्र के जरिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया, लेकिन संतों ने किसी भी मौखिक आश्वासन को मानने से इनकार कर दिया। कोसी से रविवार को शुरू हुई पदयात्रा होडल में रात में ठहरने के बाद आगे बढ़ गई है। बात स्वाइन फ्लू की। देश में स्वाइन फ्लू से पीड़ितों की तादाद 30,000 के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक करीब 29,558 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। वहीं सोमवार को स्वाइन फ्लू ने 21 और लोगों की जान ले ली। इस वजह से इस साल मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 1,731 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2009 में इस बीमारी की चपेट में आने वालों की तादाद 27,236 थी, तो वहीं 2010 में करीब 20,000 लोग इससे पीड़ित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक अहम फैसला देते हुए साफ किया है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि हर हाल में इस आदेश का पालन किया जाए। हालांकि कोर्ट ने काफी पहले ही 23 सितंबर 2013 को इस संबंध में आदेश जारी किया था, लेकिन सरकारी संस्थान फिर भी योजनाओं के लाभार्थियों पर आधार नंबर के लिए दबाव बना रहे थे। कई राज्यों में वेतन, पीएफ रिलीज और शादी और संपत्ति के पंजीकरण जैसे कई मामलों में आधार को अनिवार्य बताया जाता रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि अवैध विस्थापितों को आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएं, क्योंकि इससे उनका प्रवास वैध हो जाएगा। थोक महंगाई दर में लगातार चौथे महीने भारी गिरावट आई है। फरवरी में ये -2.06% पर पहुंच गई। ईंधन और विनिर्माण उत्पाद सस्ता होने से महंगाई दर में ये गिरावट आई है। जनवरी में ये दर -0.39% थी। फरवरी में प्याज, दालें और प्रोटीन युक्त चीजें महंगी हुई, जबकि सब्जी, फल और दूध सस्ता हुआ। थोक महंगाई दर में और कमी के बाद उद्योग संगठनों ने ब्याज दरें कम करने की मांग की है और इनका कहना है कि बैंकों को रेपो रेट में कमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं में बड़े पदों पर भारतीयों के प्रतिनिधित्व की हिमायत की है। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया। वहीं लगार्ड ने भारत में तेजी से हो रहे आर्थिक विकास की जमकर तारीफ भी की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने आर्थिक विकास के लिहाज से पूरी दुनिया में भारत को सबसे मुफीद देश बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ सोमवार को हुई मुलाकात के बाद लगार्ड ने आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार के कदमों की सराहना की। We discussed a lot of issues having to do with the economy of India. I was able to confirm my impression that India is the bright spot of the global economy, that there is what I call a seize the moment time for the Indian economy. There is clearly renewed confidence from the rest of the world, which is looking at India with envy for some, because it is of all the large economies the one that is growing the fastest, and we forecast that growth to be solid and to continue going forward. लगार्ड ने वित्तीय घाटे पर नियंत्रण रखने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि भारत में तेज आर्थिक विकास की पूरी संभावनाएं हैं। There is a degree of fiscal consolidation, which is good. I was very impressed by the fact that the state authorities, most of them at least, also abide by the fiscal principles and discipline. But I think that it should be anchored in the medium term in order to give the macroeconomic stability framework to the country, in order to continue to encourage investors and for India to remain this bright spot of the global economy.
IMF के अनुमान के मुताबिक अगले साल भारत की विकास दर 7.5% रहेगी, जो उसे दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में स्थान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने अमेरिका के साथ सैन्य रिश्ते बढ़ाने पर जोर दिया है। कल CII की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय विदेश सचिव S जयशंकर ने कहा कि भारत में अमेरिकी हथियार निर्माताओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। भारत अमेरिका से अपने सैन्य रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। विदेश सचिव S जयशंकर के मुताबिक इस दिशा में रास्ते खुल गए हैं, लेकिन अभी एक लंबी दूरी तय करना बाकी है। DTTI has opened up new possibilities because it is clearly sending a signal today that American defense industry is willing to share technology, to co-produce, co-develop in India. And again, we are in the early stages of exploring those possibilities. There's a lot of work ahead of us. Here a point I would make to our American friends, which is that I think the US does have a lot to gain in terms of the emergence of a serious Indian defense industry. हालांकि S जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेना के इस्तेमाल पर मतभेद की बात को भी माना। We still have some I would say there clearly are some gaps between how India and the US perceive the centrality of the military and its implications on democratic politics. इस सम्मेलन में भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड राहुल वर्मा ने चाणक्य नीति की प्रासंगिकता का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका एक अच्छे सहयोगी हैं, लेकिन इन संबंधों को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। Chanakya said that the welfare of a state depends on an active foreign policy. He also said that the definition of a true friend in international relations is someone who shares a common objective and is helpful. Now more than ever, the United States are recognizing that we share not only democratic values, but that we also share common objectives. सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% कर दी है, लेकिन इस क्षेत्र में केवल 96 करोड़ रुपए का निवेश हो पाया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और साल 2022 तक भारत से रक्षा उपकरणों का निर्यात $17 बिलियन तक का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबर इजराइल से, जहां आज प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने हैं। स्थानीय प्रशासन भी शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने जमकर प्रचार किया। इजराइल में भावी सरकार के सामने फिलिस्तीन के साथ जमीन विवाद, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत जैसे कई अहम मुद्दे हैं। इजराइल में आज होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। करीब 58 लाख वोटर आज देश के भविष्य का फैसला करेंगे। वोटिंग पूरी होने के फौरन बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस बीच चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में पिछड़ रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर फिलिस्तीन के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया है। שהולך להקים היום מדינה פלסטינית. כל מי שהולך לפנות שטח היום פשוט נותן שטח התקפה לאסלאם הקיצוני נגד מדינת ישראל. זו המציאות האמיתית שנוצרה כאן בשנים האחרונות. कल प्रचार के आखिरी दिन सभी उम्मीदवारों ने जमकर प्रचार किया। ज़ियोनिस्ट उम्मीदवार इज़ाक हर्जोग ने कल तेल अवीव पहुंचकर लोगों से आखिरी अपील की। उन्होंने मौजूदा सरकार की जमकर आलोचना की। באמת מתוסכל. הציבור רוצה שינוי, הציבור מבקש שינוי, והציבור מייחל לתקווה והוא סולד, הוא מאס במצב הקיים. इजराइल के 67 साल के इतिहास में अब तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। यहाँ यरूशलेम समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें बिना स्थायी सरकार के हल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हाल के दिनों में बिगड़ती कानून व्यवस्था और धीमी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात फिल्म जगत से। देश की जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशकों ने सोमवार को मुंबई में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ मुलाकात की। इस मौके पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने आपत्तिजनक शब्दों को लेकर दिए गए सेंसर बोर्ड के फरमान पर कड़ा एतराज जताया। फिल्मों में आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के सेंसर बोर्ड के आदेश का बॉलीवुड में खासा विरोध हो रहा है।
इस सिलसिले में सिने जगत की हस्तियों ने कल सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से मुलाकात की। सेंसर बोर्ड के रवैये से नाराज निर्माता निर्देशकों का कहना है कि ये फरमान उनकी रचनात्मकता के अधिकार को सीमित कर रहा है। We were feeling very vulnerable, we were feeling very restless, we were feeling very insecure. And it was very nice of him to come and give us a feeling of reassurance that we are on the same page. And now we have decided that we will be meeting more often as part of one family. राज्यवर्धन सिंह राठौर ने फिल्मकारों के सुझावों पर गौर करते हुए उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। Certain suggestions which have come up to do with the film certification, to do with certain clearances that the film industry requires time on and again. So these are the kind of things that we will work through other ministries to make things easier for the film industry. मशहूर निर्माता और अभिनेता आमिर खान ने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री के साथ हुई बातचीत को बेहतर बताया है। We are very happy with the kind of response he gave us. तो जितने हमारे concerns थे, खासतौर से सर्टिफिकेशन को लेकर, और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि वो सारे जो चीजें हैं उन पे ध्यान देंगे और उन पे सही जो कुछ उनको लगता है वो कदम उठाएंगे। गौरतलब है कि फिल्मों में आपत्तिजनक शब्दों के चलन को रोकने के मद्देनजर सेंसर बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद निलानी ने एक सूची जारी की थी, जिसके तहत फिल्मों में करीब 3 दर्जन आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर रोक की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज संगीतकार गुलाम मोहम्मद की पुण्यतिथि है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुलाम मोहम्मद ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत अभिनय से की, लेकिन उनकी रुचि संगीत में थी। उन्होंने नौशाद और अनिल बिस्वास के साथ काम किया। 1955 में आई उनकी संगीतबद्ध फिल्म मिर्जा गालिब के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी सबसे सफल रचना रही फिल्म पाकीज़ा का संगीत। हालांकि वो इस फिल्म के गानों को पर्दे पर नहीं देख सके और आज ही के दिन 1968 में उनका इंतकाल हो गया। आइए याद करते हैं संगीतकार गुलाम मोहम्मद को। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, दिल गम से जल रहा है, जले पर धुआं न हो, दिल गम से जल रहा है, जले पर धुआं न हो, मुमकिन है इसके बाद कोई इम्तिहान हो, जिया लगे नहीं मोरा देखो देखो जी सजन बिन, जिया लगे नहीं मोरा देखो देखो जी सजन बिन, गागे नाके नाक दिन, गागे नाके नाक दिन, गागे नाके नाक दिन, गागे नाके नाक। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्षी दलों का राष्ट्रपति भवन तक मार्च, राष्ट्रपति को देंगे ज्ञापन। एनसीपी ने दिया सशर्त समर्थन का प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी में मतभेद मिटाने की कोशिशें तेज, वरिष्ठ नेताओं की योगेंद्र यादव के घर बैठक। प्रशांत भूषण की आज हो सकती है केजरीवाल से मुलाकात। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में गौहत्या बना अपराध, 3 से 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। नादिया मेनन से दुष्कर्म को लेकर जनता में आक्रोश, पीड़ित से मिलने गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रोका रास्ता। इजरायल में चुनाव आज, सर्वेक्षणों में पिछड़ने के बावजूद नेतन्याहू का फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार। जियोनिस्ट यूनियन बातचीत के जरिए समाधान के पक्ष में।